Hello students, welcome once again. Let's move to the next topic, which is Colruy's law. This is just the next topic after effect of dilution. All right. So I'm using the same graph. अगर आप इसको थोड़ा सा recapitulate करें तो आपको पता होगा कि we were discussing कि जैसे जैसे dilution बढ़ेगी वैसे वैसे conductance बढ़ेगी for strong electrolyte as well as for weak electrolyte. लेकिन इन दोनों का जो change है वो different है. Why? Because strong में सिर्फ number of free ions बढ़ते हैं. इस केस में दोनों फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं और फ्री आयंस भी बढ़ते हैं. ऑलराइट. अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे क्या होगा. अगर मैं इसी ग्राफ को दोबारा देखूं, मान लीजिए मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस डिस्कस करूं कि जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन कर रही हूं वैसे वैसे मेरे पास वैल्यू ऑफ लैम्डा एम गोज ऑन इंक्रीजिंग. आई होप यू कैन सी दिस कि जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन कम कर रही हूँ एज आई एम मूविंग फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये जो ग्राफ है इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है. सेम गोज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो. जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो वैसे वैसे देखो इसका ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है. अब सवाल ये है कि मान लीजिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, मतलब मान लीजिए मैंने बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी. मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अब जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम वर्ड यूज करते हैं इसमें दो चीजें होती हैं. इसको हम बोलते हैं जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन. नाउ जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जीरो कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास सॉल्यूट नहीं है. जीरो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट है लेकिन वो हमको फील नहीं हो रहा, हमको पता नहीं चल रहा कि उसमें सॉल्यूट है. जैसे इसका मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ. ऑलराइट, कि मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी पानी है या वन बकेट ऑफ वाटर एंड यू जस्ट एडेड 1 टीस्पून ऑफ शुगर टू इट. ठीक है, आपने उसमें सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाल दिया. तो अगर आप उस बकेट के पानी को टेस्ट करेंगे, विल इट फील स्वीट टू यू? क्या तुम्हें लगेगा कि कुछ मिठास है उसमें? नहीं. तो अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने वो 1 चम्मच चीनी नहीं डाली होगी तो आपको लगेगा इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर चीनी थी. देयर वाज सम सॉल्यूट, देयर वाज सम इलेक्ट्रोलाइट. आर यू गेटिंग इट? दिस मीन्स कि आपके पास जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट अवेलेबल है लेकिन उसका अमाउंट इतना नेग्लिजिबल हो चुका है कि आपको दिखता नहीं है. So if I am saying zero concentration or infinite dilution, it is one and the same thing. मतलब आपने इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना वाटर ऐड कर दिया कि आपको लगेगा कि उसमें सॉल्यूट है ही नहीं. तो अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप लोग इजीली पता कर सकते हैं कि ये दिस इज स्ट्रेट लाइन. तो अगर मुझे इसके लिए वैल्यू करना है तो ये इसको मैं एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकती हूँ, है ना. तो इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके मेरे पास एक वैल्यू आई और ये जो वैल्यू आई दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इंफिनिटी. ये जो लैम्डा एम जीरो है, जो लैम्डा एम नॉट है वो क्या बताता है? दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन. मतलब आप सॉल्यूट की बात कर रहे हो. और जो तुम्हारे पास लैम्डा एम इंफिनिटी है दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो दोनों एक ही बात है, आप दोनों में से कोई भी नोटेशन को यूज कर सकते हैं. तो दिस मीन्स अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जीरो कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस निकालनी है तो मैं इजिली निकाल सकती हूँ सिंपली बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द ग्राफ. लेकिन क्या मैं ये सेम चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर सकती हूँ? सोचो. इज इट पॉसिबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो? देखो नहीं है. वाई? यू कैन वेरी वेल सी कि ये जो ग्राफ है दिस इज पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस. ये ग्राफ किसके पैरेलल है? बिल्कुल वाई एक्सिस के. तो क्या आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या कि इसका मतलब स्ट्रॉन्ग के लिए तो ये चीज पॉसिबल है लेकिन वीक के लिए हम कभी नहीं निकाल पाएंगे. सोच लिया आप लोगों ने? क्या हम निकाल पाएंगे इसके लिए? क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछती हूँ. मान लीजिए आप कुछ पेंट कर रहे हैं, यू आर ड्रॉइंग समथिंग, राइट, यू आर पेंटिंग समथिंग एंड यू वांट टू पेंट अ सनसेट बट यू डोंट हैव ऑरेंज कलर विद यू. आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है बट येस यू डू हैव अदर कलर्स लाइक रेड, येलो एंड अदर्स. व्हाट विल यू डू? छोटे होते क्या करते थे, अभी भी क्या करते हो? यू जस्ट मिक्स रेड एंड येलो टू गेट ऑरेंज. ऐसा ही होता ना. तो सेम स्टोरी यहाँ है. ठीक है, हमारे पास वीक के लिए नहीं है लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग के लिए तो है. तो क्या पता हम स्ट्रॉन्ग को यूज करके वीक के लिए निकाल लें. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास ये है, राइट, आप सबको पता है दिस इज व्हाट, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना. तो एक काम करके देखते हैं. लेट्स ट्राई इफ इट इज पॉसिबल. ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है
और इसके लिए मुझे लैम्डा m नॉट चाहिए, राइट। इसके लिए तो ग्राफ से निकल ही नहीं सकता, लेकिन ग्राफ से HCl के लिए निकल सकता है, राइट। ग्राफ से CH3COO Na के लिए निकल सकता है, और ग्राफ से NaCl के लिए भी निकल सकता है, बिकॉज ऑल दीज थ्री आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ दिमाग में आया? मान लीजिए इसके लिए वैल्यू है x, इसके लिए वैल्यू है y, इसके लिए वैल्यू क्या है z। तो क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या ये तीन कॉम्बिनेशंस को यूज करके आप लोग यहां तक पहुंच सकते हैं? यस, यू मस्ट हैव गेस्ड इट बाय नाउ कि यहां से मुझे CH3CO नेगेटिव आयन मिल जाएगा, Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव Ca नेगेटिव, Na पॉजिटिव Ca नेगेटिव। तो मेरे काम की जो चीजें हैं वो दो हैं, कौन कौन सी? CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो एक चीज तो श्योर है, ये दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे, x प्लस y। लेकिन जब ये दोनों प्लस होंगे तो साथ में ये दो आयंस एक्स्ट्रा है, कौन कौन से? Ca नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो क्या कर दूं? इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो तुम्हारे पास ये आयंस बच जाएंगे सिर्फ। तो ये आयंस मिलके क्या बनाएंगे? CH3COH। तो इसका मतलब देयर कम्स अ कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ क्या कहता है कि ग्राफ से तो देखो ये चीज निकालनी पॉसिबल है ही नहीं। हम लोग लैम्डा m नॉट या लैम्डा इक्वल नॉट ग्राफ से नहीं निकाल सकते, लेकिन तरीका क्या है कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लो, उनका कॉम्बिनेशन उठाओ, और उस कॉम्बिनेशन को यूज करके आप किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं? फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो कोलरॉश लॉ स्टेट्स that lambda m naught or lambda equivalent naught for any weak electrolyte can be easily obtained using the combination of different strong electrolytes. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, वो ये कि this is based on one assumption which is that conductance of one ion is independent of other. कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ CH3CO नेगेटिव इज अटैच्ड विद H पॉजिटिव, और यहाँ पे जो मेरा H पॉजिटिव है इट इज अटैच्ड विद Ca नेगेटिव। अगर ये H पॉजिटिव की कंडक्टेंस एनायन पे डिपेंड करती होती तो ये दोनों केसेस में वैल्यू सेम नहीं आती, और अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती तो मैं इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकती। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट असम्पशन विच इज ऑफ कोलरॉश लॉ कि एक आयन की कंडक्टेंस इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ दूसरे आयन की कंडक्टेंस, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो नाउ हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर, व्हाट इज कोलरॉश लॉ, यू नो, किस assumption पे बेस्ड है, यू नो। नाउ हियर कम्स द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो इसकी एप्लीकेशन है पहला यही कि वी कैन सॉल्व लैम्डा m नॉट और लैम्डा इक्वल नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आई कैन सॉल्व डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप अल्फा बोलते हैं। दिस विल बी लैम्डा m by lambda m नॉट, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डिल्यूशन। तीसरा, फ्रॉम दिस आई कैन सॉल्व डिसोसिएशन कांस्टेंट आल्सो फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज वी हैव k is equal to c alpha square. So this is all about Kohlrausch law, and these are the application of the Kohlrausch law. If you want I should make a video on numericals based on Kohlrausch law, then do let me know in the comment section, then I'll make a video on the applications of Kohlrausch law also. So this is all about Kohlrausch law. I just hope everything is clear to you. In case you have any problems, you can email me at my email address. I'll give in the description box. So that's it. Stay home, stay safe, और पढ़ते रहिए. Thank you so much.